हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सर डिविडेंड पॉलिसी के प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ठीक है, पूरा डिविडेंड पॉलिसी के जो भी प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हैं वो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। और आई होप आपने अभी तक के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं सर। ठीक है, और मैंने आपके रिक्वेस्ट पे हाउ टू स्कोर 60+ भी डाल दिया है सर। सीएमए का भी डाल दिया है, एफएसएम का भी डाल दिया है। आई होप आप सब फॉलो कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आ जाइए फटाफट। आई होप आपके पास ब्लैंक शीट ऑलरेडी अवेलेबल होगी। ठीक है, ब्लैंक शीट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, विथ आंसर वाली शीट भी ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, मेरे रिविजन नोट्स भी ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आई होप आप अवेयर हो हर चीज के। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर डिविडेंड पॉलिसी। तो उसके जो थ्योरी आपने पढ़ी है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है कि डिविडेंड पॉलिसी के रेलेवेंस पे 3 थ्योरीज हैं। डिविडेंड पॉलिसी के रेलेवेंस पे 3 थ्योरीज हैं। पहला है वॉल्टर मॉडल, सेकंड है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल, और तीसरा है एमएम अप्रोच। ठीक है, तो पहले हम तीनों अप्रोच पढ़ लेंगे, वो क्या कहती है, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, उनके थ्योरी का कहना क्या है, उनके क्या अजम्पशंस हैं, पूरा फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना उसकी थ्योरी के बैकग्राउंड के, बिना उसके फॉर्मूले समझे, बिना उनके अजम्पशन समझे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। काफी बच्चे मैंने देखे हैं ये गलत अप्रोच फॉलो करते हैं, बस प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि थ्योरी और उसके अजम्पशंस पता होना जरूरी है। क्योंकि हल्का सा भी वेरिएशन हो गया या थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया आपके लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पूरी थ्योरी पता होना जरूरी है। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एफएम, मैं आपको बता दूं भैया, बिना थ्योरी के बैकग्राउंड के आप प्रैक्टिकल मत पढ़ो। जो जो रेलेवेंट थ्योरी है, जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सब आप पहले पढ़ो, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो। रैंडमली बस आप क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो, ये अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट। डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करें। पहला है वॉल्टर। ठीक है, वॉल्टर, जेम्स वॉल्टर, जेम्स बॉन्ड नहीं, क्या है, जेम्स वॉल्टर, जेम्स ई वॉल्टर। ठीक है, तो इनका कहना है कि डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस, या डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस, जो भी कहो। ठीक है, तो यस, डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट। आपको सोचना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी की कितना जो भी आप कमा रहे हो उसमें से कितना बांटना है और कितना रिटेन करना है। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ऐसा वॉल्टर का कहना है, और इससे प्राइस पे फर्क पड़ता है। और डिविडेंड पॉलिसी से आप प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एंड देयर इज एन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ऐसा इनका कहना है। क्लियर है, तो ये क्या कहते हैं। सबसे पहले इनके 2-4 में मेन अजम्पशंस बता दूं कि नो न्यू फंडिंग, नो न्यू फंडिंग, कि जो भी नया प्रोजेक्ट है उसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो आप अपनी कमाई से ही फिनांस करोगे। नया डेट, नया इक्विटी कुछ भी इशू नहीं करोगे। ये देखो, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो पैसा आपको प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है, जिसके लिए आप रिटेन करते हो पैसा रिटेन करते ही क्यों है, पूरा डिविडेंड क्यों नहीं बांट देते, क्योंकि कुछ पैसा आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रखते हो। तो इनका यही मानना है कि नया फंडिंग आप रेज नहीं कर रहे हो, पूरा जो फंडिंग नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है वो आप अपने कमाई से ही फिनांस करते हो। ठीक है, दूसरा, फुल पे आउट और फुल रिटेंशन। ठीक है, ये भी इनका अजम्पशन है कि पार्टली पार्टली वाला कोई काम नहीं। कमाई या तो पूरी आप रिटेन करोगे या तो आप पूरा पे आउट देके डिविडेंड बांट दोगे। फुल, सब मतलब फुल का अजम्पशन है, पार्टली पार्टली इन्होंने अज्यूम नहीं किया है। क्लियर है, फिर नो टैक्सेस वगैरह वो एक होगा, और
फंडिंग नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, ठीक है। और कुछ याद आया तो मैं बताता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और गॉर्डन में एक दो और एक्स्ट्रा अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब वॉल्टर क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान दो। वॉल्टर क्या बोलता है कि जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपका प्राइस है, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड यानी D1 प्लस R डिवाइडेड बाई K, R डिवाइडेड बाई K इंटू E माइनस D होल डिवाइडेड बाय K। आए ख्याल में? मतलब जो भी आपकी कमाई है, कमाई डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, कंसेप्ट इतना ही है, कमाई डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अब कमाई में क्या क्या आता है? कमाई में तो आपका D1 आएगा, वो तो आता ही है, वो तो गॉर्डन मॉडल में भी वही कहा गया है। इन्होंने एक और एलिमेंट लिया है, ये जो प्लस के बाद का डब्बा है, उन्होंने एक और एलिमेंट लिया हुआ है कि जो भी पैसा आप रिटेन कर रहे हो वो भी तो ग्रो होंगे ना, वो भी तो पैसा आएगा। भले वो बटता नहीं है, भले वो पे नहीं होता, अरे पर वो भी तो फर्म कमा रही है ना, आगे चल के वो भी तो शेयर होल्डर्स में ही बटेगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये एलिमेंट आपको समझना है कि रिटेन कितना हो रहा है। रिटेन का फॉर्मूला है E माइनस डी। अर्निंग जितनी भी हो रही है, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो माइनस डिविडेंड यानी पे आउट, माइनस पे आउट, तो जो बचता है उसको क्या कहते हैं? रिटेंशन। तो ये जो रिटेन अर्निंग्स है आपकी, रिटेन अर्निंग्स का ही फॉर्मूला है E माइनस डी, अर्निंग माइनस डिविडेंड। ये जो बच रहा है इनको भी तो आप ग्रो करोगे ना। अब ग्रो कितने से होगा? तो उसका फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाई K। R है रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाई K यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये है। अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स है। R डिवाइडेड बाई K क्यों करते हैं? अब आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, नंबर को कोई भी इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिक नंबर 1 होता है। मतलब किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम आंसर आएगा। बदलेगा कब, बढ़ेगा कब? जब वो 1 के ऊपर है। तो आपको यही समझना है कि R डिवाइडेड बाई K का मतलब क्या है। सपोज मेरा R है 20% और K है 10%, मतलब एक्स्ट्रा 10% आ रहा है ना, मतलब डबल हो रहा है। खर्चा 10 है तो कमाई 20 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। मतलब आप जो भी रिटेन अर्निंग है, जो भी आपको बच रहा है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप डबल कर रहे हो, उसका इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान देना है। 15% रहा, अगर 15 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये क्या आएगा? 1.5 टाइम्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 तो काउंट होगा ही नहीं ना। आपको ये समझना है, ये आपको यही समझना है। मैथ्स में यही बच्चों को दिक्कत होती है। एक्स्ट्रा 5% लेना या 1.5 से मल्टीप्लाई करना, आपको यही समझना है कि ये सेम होता है। यही मैथमेटिक्स है। आप अलग से 5% से ग्रो करो तो भी सेम आंसर आना चाहिए, और अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि 1.5 में 5 1 तो मतलब बेस ही है ना, तो 0.5 का ही इफेक्ट आएगा, 0.5 का ही इफेक्ट आएगा। ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स ही है, तो ये आपको समझना है। क्लियर है? तो ये हो गया वॉल्टर मॉडल। ये बताता है कि प्राइस कितना है, और ये कहता है कि प्राइस क्या है, जो भी डिविडेंड आपको मिलने वाला है और जो भी फ्यूचर डिविडेंड्स आपको मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स इज इक्वल टू प्राइस, ऐसा वॉल्टर का कहना है। क्लियर है? तो प्रेजेंट डिविडेंड D1 से आता है, फ्यूचर डिविडेंड्स वही जो पूरा मैंने समझाया, रिटेन अर्निंग्स पे जो भी आप कमा रहे हो उसको जो भी ग्रो करोगे वो भी आगे चल के आपको डिविडेंड के फॉर्म में ही मिलने वाला है, और उसको आप आज की डेट पे ला रहे हो तो डिवाइडेड बाय K कर रहे हो। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला है वॉल्टर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलो। अब इसमें एक और चीज है, आगे का इसमें पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम का मतलब क्या है। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या है जो वॉल्टर कहता है? तो वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं बता सकते, वो R और K का जो रिलेशन है उससे आप बता सकते हो। वो R और K का आपस में क्या रिलेशन है उससे आप बता सकते हो कि ऑप्टिमम पे आउट रेशो या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी आपकी क्या होनी चाहिए। तो 3 थ्योरेटिकल सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला है कि आपका R इज ग्रेटर देन K,
कमाई खर्चे से ज्यादा है, मतलब आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब उसको एक नाम दिया गया है ग्रोथ फर्म्स, उसको क्या नाम दिया गया है, ग्रोथ फर्म। फिर एक दिया गया है कि आर इज इक्वल टू के। अब ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है ना, आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू के, ऐसा होता नहीं है, तो इसको नाम दिया गया है नॉर्मल फर्म्स। और एक दिया गया है आर इज लेस देन के, इसको आप कह सकते हो डिक्लाइनिंग फर्म। ठीक है, ऐसे 3 फर्म्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब इन्होंने ऐसे 3 सिचुएशंस के लिए बताया है कि क्या ऑप्टिमम पे आउट हो सकता है। तो इनका कहना है कि अगर आर ज्यादा है के से, मतलब आप ज्यादा कमा सकते हो, अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो इन्वेस्टर देखेंगे उनका क्या करना है, पर आप पैसा कब रखो, जब आप कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका जो आर है वो के से ज्यादा है, मतलब पर रुपी पे आप एक्स्ट्रा कमा के दे सकते हो, तो आप पूरा पैसा रिटेन कर लो। तो पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा रिटेन, ध्यान दो, यानी रिटेंशन रेशो। डायरेक्ट पे आउट नहीं आएगा आंसर, गलत आंसर आ जाएगा आपको। तो रिटेंशन का परसेंटेज आपको पता चलेगा, और रिटेंशन का उल्टा यानी बचा हुआ जो पार्ट है वो आता है पे आउट। ठीक है, ध्यान दो, एक एक स्टेप आपको समझना है। तो यहां दिख रहा है कि आर ज्यादा है, आर ज्यादा है मतलब हम प्रॉफिटेबली इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा पैसा हमको रखना चाहिए, मतलब 100% रिटेन करना चाहिए। अब अगर आप 100% कमाई रिटेन करोगे तो पे आउट क्या आएगा, 0। तो इसमें एक एक स्टेप आराम से सोचना, क्योंकि पहला जो माइंड में आएगा वो 100 आएगा, लेकिन वो रिटेंशन है। अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं 100% पैसा रिटेन करूंगा, पर आपको क्या पूछा है, पे आउट। तो थोड़ा पेशेंस का गेम है। ठीक है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ऐसा है। और पूरा सर 100% क्यों, क्योंकि इनका अजम्पशन है कि या तो पूरे प्रॉफिट रिटेन होंगे या तो पूरे प्रॉफिट पे आउट होंगे, पार्टली पार्टली वाला काम नहीं है, इसीलिए ऐसे ही इसमें आंसर आएंगे। फिर अगर दोनों इक्वल हैं तो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है मतलब आप पूरा रखो तो भी सेम प्राइस आएगी, आप पूरा बांट दोगे तो भी सेम प्राइस आएगी, मतलब प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन प्राइस, यानी न्यूट्रल है। तो आप कोई भी डिसाइड करो, प्राइस का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, नो इफेक्ट ऑन प्राइस, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और अगर आपका आर के से कम है तो आप पैसे रखो ही मतलब भाई, वो आप बांट दो, वो देखेंगे क्या करना है, क्योंकि आप तो नुकसान खाओगे, आप तो नुकसान खाओगे, पैसे को आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। जब आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो तो आप रिटेन मत करो। तो रिटेन कितना आएगा, 0%, मतलब 100% आप पे कर दो। क्लियर है, तो ये पूरा आता है कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट आता है गॉर्डन मॉडल में, दोनों सेम है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी यही कहता है कि यस डिविडेंड इज रेलिवेंट, और फर्क पड़ता है, और वो भी यही सब कहता है। ठीक है, दोनों में लगभग कॉमन पॉइंट्स है। क्लियर है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन आर इज 15% एंड के ई इज 12%? बोलो तो क्या है सिचुएशन, आर इज ग्रेटर देन के ई, आर इज ग्रेटर देन के ई, तो क्या करना चाहिए, रिटेंशन कितना होना चाहिए? पहला आंसर क्या आएगा, रिटेंशन, उसके बाद पे आउट आएगा। तो रिटेंशन कितना होगा, 100%। आप ज्यादा कमा रहे हो, आप पूरा पैसा रखो, मतलब पे आउट कितना आएगा, 0%। ठीक है, आपको पता ही होगा पे आउट प्लस रिटेंशन इज इक्वल टू 100। आई होप आपको पता होगा, दोनों मिला के कितना आता है, 100%। तो अगर रिटेंशन पूरा 100 है तो पे आउट 0 होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा, बोलो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आएगा? पे आउट रेशियो पूछा है, पे आउट विल बी 0%, क्योंकि आपको 100% रिटेन करना चाहिए, क्योंकि आपका आर ज्यादा है के से, क्योंकि आपका आर ज्यादा है के से, आपको पूरा पैसा रिटेन करना चाहिए, और पे आउट पूरा आपका आएगा 0। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, वॉल्टर मॉडल का एक टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, पास पेपर के मैं कवर कर ही रहा हूं। ठीक है, बोलो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। पूरा देखो दिया है अर्निंग। अब इसमें आपको
पता होना चाहिए कि डिविडेंड कैसे निकलता है, अर्निंग इनटू पे आउट रेशो, अर्निंग इनटू पे आउट रेशो। अर्निंग को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप पे आउट रेशो से तो आपको पता चलेगा डिविडेंड कितना बढ़ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला है, अर्निंग इनटू 1 माइनस बी, बी मतलब रिटेंशन रेशो। सेम है ना, पे आउट का ही फॉर्मूला है वो। पे आउट का ही फॉर्मूला क्या आता है, 1 और 100% एक ही बात होती है, मैथमेटिकली आपको पता ही होगा। 100% लिखो या सिर्फ 1 लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को रीशफल किया गया है कि पे आउट इज इक्वल टू 1 माइनस आर। आर मतलब रिटेंशन रेशो, जिसको आप बी कहते हो। बी क्या कहते हैं, रिटेंशन रेशो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो टाइप के ऐसे फॉर्मूले होते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अर्निंग दी है, उससे आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशो इज 60%, यानी रिटेंशन रेशो कितना होगा, 40%। डी यानी कि रिटेंशन रेशो कितना होगा, 40%, क्योंकि पे आउट रेशो है 60%। फिर है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 1 लाख, ये अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 12% एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आर इज इक्वल टू 15%। सारा डेटा दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना है। बोलो, पहला स्टेप है आपको डी निकालना है, डी निकालना है। डी और ई दोनों लगते हैं, बोलो ई क्या आएगा, ई यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग है 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स जो है 1 लाख, तो ई आपका आएगा 5 पर शेयर। तो यहीं पे निकाल लो डी कितना होगा, अर्निंग इनटू पे आउट, पे आउट रेशो दिया हुआ है 60%, तो डिविडेंड आएगा 3, ठीक है, डिविडेंड आएगा 3। बोलो अब फॉर्मूला लगाओ, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस R अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। बोलो D1 कितना है, 3 रुपीज प्लस R है 15%। अब सब मैं डेसिमल में लिखूंगा, सब मैं डेसिमल में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो 15% मतलब 0.15 डिवाइडेड बाय के 12% यानी कि 0.12 इंटू ई है 5, डी है 3 और होल डिवाइडेड बाय के यानी कि 0.12। बोलो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 माइनस 3 2 और फिर 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 ये आएगा 1.25, 1.25 इंटू ब्रैकेट वो आएगा 2, तो 1.25 इंटू 2 आएगा 2.5। आए ख्याल में? तो प्लस से लेके ये पूरा जो डब्बा है इसका आंसर आया है 2.5 प्लस 3, तो आपका टोटल न्यूमरेटर आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12 तो ये आएगा 45.83, 33333। तो ये है आपका प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल, ये है आपका प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल। अब कुछ बच्चों के मन में ऐसा आना चाहिए कि सर वॉल्टर मॉडल में तो पे आउट जो रेशो, जो ऑप्टिमम रेशो होता है, ऑप्टिमम रेशो या तो 0 होगा या तो 100 होगा, बीच का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया हुआ है। तो या तो ऑप्टिमम पे आउट 0% आएगा या तो ऑप्टिमम पे आउट 100% आएगा। अब आपका अभी एक्चुअल पे आउट कितना है, 60%। तो ये काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो अभी हम वॉल्टर मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, हमने वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस निकाली है। ऑप्टिमम डिविडेंड अभी तक हमने निकाला नहीं है, और ऑप्टिमम प्राइस क्या हो सकती है वो भी हमने नहीं निकाला है, वो पूछा ही नहीं है। हमको बस पूछा है वॉल्टर मॉडल निकाल के बताओ अभी इसका प्राइस क्या होगा। ऑप्टिमम की बात नहीं हो रही, ये ने 45.83 ये जो प्राइस आया है ये ऑप्टिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है। समझ रहे हो? आपके मतलब क्वेश्चन में इतना ही है, पर इसके आगे भी और स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन में देके कवर किया है। ध्यान दो, इसके आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, ये एक प्रॉपर फुल क्वेश्चन है जो सीए कोर्स में भी ऐसे ही होते हैं, 8 मार्क के या 6 मार्क के ऐसे फुल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन वही है, डेटा भी वही है, पहला क्वेश्चन भी वही है, क्या कि बताओ मार्केट वैल्यू क्या है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, 45.83 आपका आंसर है। अब आगे सुनो, आगे मेन है ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। बोलो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए। अब हम क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। बोलो, तो सिचुएशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन के, 15% है ना, आर इज ग्रेटर देन के। तो बोलो एज पर वॉल्टर क्या होना चाहिए, आपको
रिटेन करना चाहिए। कितना? 100%, क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो। अगर आप 100% रिटेन करोगे तो पे आउट कितना आएगा? ऑप्टिमम 0। तो अब पे आउट 0 लेके आप प्राइस निकालो, वो ऑप्टिमम प्राइस होगा एज पर वॉल्टर मॉडल। क्लियर है? ये आगे का स्टेप है, ध्यान दो। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है? पे आउट को 0 लेना है। पे आउट को 0 लेना है, मतलब रिटेंशन 100% होगा। ठीक है, बोलो। तो सेम फॉर्मूला विद द न्यू डेटा। बोलो क्या होगा? D1 क्या आएगा? अब 0। जब आपका पे आउट रेशो ही 0 है, जब आपका पे आउट रेशो 0 है तो डिविडेंड कितना आएगा? 0। तो ये आपको समझना है, घबराना नहीं है। 0 प्लस, बोलो R वही रहेगा 0.15, K भी सेम रहेगा 0.12। फिर है E तो सेम ही रहेगा 5, E तो पूरा है ना 5, माइनस, बोलो E माइनस D है 0, यानी पूरा 5 रुपए आपका रिटेन में आएगा अर्निंग, और वो फिर आप आगे का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय KE यानी कि 0.12। बोलो, तो ये 0 आ गया। फिर उधर का क्या आएगा? डब्बे का वैल्यू आएगा 5, 5 माइनस 0 5, और 5 इंटू वो निकालो 0.15 डिवाइड बाय 0.12, तो आया था 1.25। याद आ रहा है क्या? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 दैट कम्स टू 1.25, 1.25 इंटू 5, तो ये आएगा 6.25। आ रहा है ख्याल में? 6.25, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 0.12 कितना आया? 52.083। तो ये है आपका ऑप्टिमम प्राइस। ठीक है, तो जस्ट बाय चेंजिंग योर डिविडेंड पॉलिसी, जस्ट बाय चेंजिंग योर डिविडेंड पॉलिसी यू कैन इंक्रीज योर प्राइस फ्रॉम 45 टू 52। यही वॉल्टर कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये आगे का है। क्लियर है? ये मतलब फुल हो गया। एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग के हिसाब से फिर वॉल्टर को अप्लाई करके आप कैसे प्राइस को बढ़ा सकते हो। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। आ रहा है आपका आंसर बरोबर? कमेंट करते जाओ। चलिए अब ऊपर आ जाओ, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज 10, it has an IRR, internal rate of return, यानी rate of return on investment 15%, and the capitalization rate of the same class is 12.5%, यानी KE है 12.5%. If Walter model is used, ध्यान दो लिखा है, if Walter model is used, what should be the price of the share at the optimum payout? देखो ऊपर ऐसा नहीं लिखा था, ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखा पहले, जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऐसा नहीं लिखा था। ठीक है, एज पर वॉल्टर मॉडल लिखा है, लेकिन ऑप्टिमम पे आउट लेके करना है ऐसा नहीं लिखा है। ऑप्टिमम लिखना चाहिए तभी वैसा होगा। क्लियर है? बोलो। तो यहां पूछा है इफ वॉल्टर मॉडल इज यूज व्हाट शुड बी द प्राइस एट द ऑप्टिमम पे आउट, यानी डिविडेंड पे आउट आपको डिसाइड करना है। वैसे भी क्वेश्चन में पे आउट रेशियो दिया भी नहीं, वैसे भी पे आउट रेशियो दिया भी नहीं, आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। पर अगर हो सकता है आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हो कि एग्जिस्टिंग पे आउट इज दिस मच, तो वो इग्नोर करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि आपको ऑप्टिमम पे आउट के हिसाब से प्राइस निकालनी है। तो बताइए यहां क्या हो रहा है? आर इज ग्रेटर देन के, 15% इज ग्रेटर देन 12.5%, तो क्या करना चाहिए कंपनी को? 100% रिटेन करना चाहिए। अब 100% रिटेन होगा मतलब पे आउट कितना आएगा? 0%। तो पे आउट कितना आएगा? 0%। क्लियर है? अब 0% लेके आप आंसर निकालो। बोलो D1 प्लस R अपॉन के E माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। बोलो D क्या आएगा? 0, पे आउट 0 है ना, प्लस R क्या है? 0.15, KE है 0.125, 12.5% को क्या लिखेंगे? 0.125, 12.5 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 0.125 इंटू ई क्या है? बोलो, दिया हुआ है 10 माइनस पे आउट 0 है, यानी पूरा रिटेन अर्निंग है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 0.125। बोलो, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, तो वो आएगा 1.2। 1.2 इंटू ब्रैकेट का वैल्यू आएगा 10, तो 1.2 इंटू 10 वो आएगा 12। 12 डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये आएगा 96।
ये आएगा 96। आ रहा है ख्याल में? ठीक है, सिंपल है। तो ऐसा ही है, वॉल्टर में और कुछ है ही नहीं। या तो एग्जिस्टिंग पे आउट के लिए पूछा रहेगा, या तो आपको पूछा रहेगा ऑप्टिमम पे आउट के हिसाब से प्राइस निकालो। दो ही सिचुएशन है, और कोई सिचुएशन इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो ये हो गया वॉल्टर। अब आते हैं गॉर्डन। तो पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बोलो। तो गॉर्डन के भी लगभग सेम अजम्पशन है, एक बस एडिशनल अजम्पशन है, मैं आपको बताता हूं। तो ये भी क्या कहता है कि रेलेवेंट है, ये भी कहता है रेलेवेंट है। डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट, और डिविडेंड पॉलिसी से प्राइस अफेक्ट होता है। ठीक है, और प्राइस कैसे निकाली जाती है? P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, D1 अपॉन KE माइनस G। ठीक है, आ रहा है ख्याल में? तो अब आपको ध्यान देना है एक एक एलिमेंट पे। तो D1 का मतलब क्या है? D1 मतलब करंट ईयर के अर्निंग से, करंट ईयर के अर्निंग से जो आप अगले साल डिविडेंड बांटोगे। आपको पता ही है ना, अगले साल की एजीएम में वो अनाउंस होता है, अप्रूव होता है शेयर होल्डर्स का, उसके बाद पे होता है। तो करंट ईयर के अर्निंग से अगर आप डिविडेंड बांट रहे हो तो वो अपने आप D1 आएगा। फिर अगर आपने पिछले साल के अर्निंग से इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो D0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो, करंट अर्निंग से, करंट अर्निंग से जो भी आप पे आउट रेशियो से निकालोगे, वो जो डिविडेंड आएगा वो क्या आएगा? वो D1 आएगा। और अगर लास्ट ईयर के अर्निंग से आप पे आउट निकाल रहे हो, या आपको ऐसा दिया गया हो कि भाई करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में इतना इतना डिक्लेयर हुआ है, तो वो D0 आएगा। ठीक है, तो वो आएगा D0। करंट ईयर में अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है तो वो D0 आएगा। पिछले साल की अर्निंग से अगर आप पे आउट से निकाल रहे हो तो वो भी D0 आएगा। ठीक है, D1 कैसे आता है? करंट ईयर की अर्निंग से अगर आप डिविडेंड निकालोगे, करंट ईयर की अर्निंग से डिविडेंड निकालोगे तो D1 आएगा। ठीक है, या अगर D0 दिया है तो D0 को ग्रोथ फैक्टर दे दो, तो D0 इंटू 1 प्लस G इज इक्वल टू D1। ठीक है, ऐसे आप ग्रोथ रेट अप्लाई कर सकते हो। सेम 1 प्लस G है। ठीक है, 1 बेस रहता है, मैंने आपको बता दिया है। 1 तो काउंट होता ही नहीं, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आता है। ऊपर कितना ऐड हो रहा है वही आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये आपको D के बारे में ध्यान देना है। फिर एक और इन्होंने अजम्पशन लिया हुआ है कि KE इज ऑलवेज ग्रेटर देन G। ये काफी बच्चे मुझसे थेरोटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि सर गलती से KE ज्यादा मतलब कम हो गया और ग्रोथ फैक्टर ज्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव आएगा। आ ही नहीं सकता बेटा, उन्होंने अजम्पशन लिया हुआ है कि KE विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन G। बनाने वाले को पता ही होता है ना कब कब फॉर्मूला यूजलेस होगा, तो उन्होंने पहले अजम्पशन ही वैसा लिया हुआ है कि KE विल ऑलवेज बी हायर देन G। तो डिनोमिनेटर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? बस यही है। और G का एक फॉर्मूला होता है G इंटू B इंटू R। B यानी रिटेंशन रेशो, इंटू रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो R आप यूज करते हो। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो G काफी बार नहीं दिया रहेगा, तो G आपको निकालना पड़ेगा। B इंटू आर, बी है रिटेंशन रेशो और R है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब आपको लगेगा, ये सब आपको लगेगा। ठीक है, इसमें भी लगभग सेम ही है कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगेगा वो आप पूरा रिटेन अर्निंग से लोगे, नया इक्विटी या कुछ भी इशू नहीं करोगे। सब वही है, ग्रोथ फर्म ये वो सब ऑप्टिमम वो सब सेम है। ठीक है, बाकी सब क्या है? सेम एज वॉल्टर, सेम एज वॉल्टर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। बोलो, पहले G निकालने का कर लो छोटा सा क्वेश्चन। इफ द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशो
पे आउट रेशियो इज 60, ध्यान दो कोई भी फिगर लिया मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है, पे आउट रेशियो है एंड ROI इज 16%, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट, बोलो। तो पे आउट अगर 60 है तो सर रिटेंशन कितना होगा, बोलो। रिटेंशन रेशियो पहले निकालो, 100% माइनस पे आउट रेशियो यानी कि 40%, ठीक है। तो बोलो G इज इक्वल टू B इंटू R, B है 40%। अब इसको आप डेसिमल में भी ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। तो B है 0.4, 40% इज 0.4 एंड 16% इज 0.16, बोलो कितना आएगा, 0.4 इंटू 0.16, दैट कम्स टू 0.064, और दैट इज, इसी को आप क्या कहोगे, इंटू 100 करो तो आएगा 6.4%। आए ख्याल में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इंटू 100, ठीक है। तो ये आगे आपका ग्रोथ फैक्टर, इस तरह से आपको निकालना है। आए ख्याल में, तो पे आउट दिया रहेगा, बट पे आउट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पे आउट से रिटेंशन निकालना है, फिर रिटेंशन को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ XYZ एज पर द गॉर्डन्स मॉडल given the equity capitalization rate that is KE 11% and the expected earning is 20 rupees and the rate of return on investment is 10% and the retention ratio is 30%, बोलो। रिटेंशन रेशियो भी दिया है 30%, बोलो क्या क्या लगता है अपने को, पहले तो D1 लगेगा, बोलो। अब D1 मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग तरीकों से निकलता है। D1 आप वही अर्निंग को डायरेक्ट पे आउट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या जो मैंने बताया अर्निंग इंटू 1 माइनस B, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। तो बोलो क्या आएगा, पहले D1 निकाल लो, अर्निंग 20, अब रिटेंशन रेशियो दिया है, पे आउट रेशियो दिया ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो। बोलो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो 30% मतलब 0.3, बोलो कितना आएगा, 20 इंटू ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0.3 वो आएगा 0.7, 0.7 इंटू 20 तो आएगा 14, ठीक है। डायरेक्ट D1 आएगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग लिखा हुआ है तो D1 ही आएगा डायरेक्टली। बोलो D1 आ गया। अब ग्रोथ फैक्टर भी दिया नहीं है, बोलो ग्रोथ फैक्टर निकालो, G इज इक्वल टू B इंटू R, B दिया हुआ है 0.3, R भी दिया हुआ है 0.1, तो ये आएगा 0.03 यानी कि दैट इज 3%, ठीक है। 0.3 इंटू 0.1 वो आएगा 0.03, 0.03 इंटू 100 करोगे तो आएगा 3%। क्लियर है? ऑलमोस्ट सारा डेटा मिल गया। बोलो अब निकालो P0, D1 अपॉन KE माइनस G। D1 है 14 अपॉन KE है 11% यानी कि 0.11 माइनस 3% यानी 0.03। सब डेसिमल में लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे एक चीज परसेंट में लेते हैं, फिर एक चीज डेसिमल में लेते हैं, फिर वहां से कंफ्यूजन चालू होता है। या तो आप पूरा परसेंटेज में लो या तो आप पूरा डेसिमल में लो। मैं सारा डेसिमल में ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें जो आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है। बोलो तो पहले डिनोमिनेटर निकालो, 0.11 माइनस 0.03 वो आएगा 0.08 यानी कि 8%, तो 0.08 लूंगा मैं, तो 14 डिवाइडेड बाय 0.08, तो मेरे को परसेंट दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डेसिमल में लिया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 175, 175 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है, चलो कमेंट करो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 175। तो ये भी एक टिपिकल गॉर्डन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आई थिंक ये पूछा हुआ है दिसंबर, नहीं, हाँ ये पूछा हुआ है, पास पेपर का पूछा हुआ है December 20 का। बढ़े आगे, चलिए अब ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दो। इफ अ फर्म डिक्लेयर्ड, ध्यान दो, अब वही ग्रामर, इफ अ फर्म डिक्लेयर्ड 25% डिविडेंड, तो ये सर कौन सा डिविडेंड होगा, कौन सा डिविडेंड अभी डिक्लेयर होता है, वो होता है D0, मतलब वो करंट डिविडेंड है। आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए होता है D1,
तो इसको आपको ग्रोथ रेट अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। D0 कितना है सर? 25%। काय का 25%? फेस वैल्यू पे, पेड अप कैपिटल पे देते हैं ना। पेड अप कैपिटल क्या होता है? फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज पे 25%, ये आपका D0 है, इंटू 1 प्लस जी। जी है 5%, 5% को क्या लिखते हैं? 0.05, 0.05, ठीक है। 0.5 सिर्फ क्या होता है? 50%, ठीक है, ध्यान रखना। बोलो सर, 10 इंटू 25% दैट इज 2.5 रुपीज इंटू 1.05। बोलो मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू 1.05 दैट कम्स टू 2.625। तो ये आपका आ गया D1, ये आ गया आपका D1। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रोथ रेट डायरेक्टली दिया ही हुआ है। इफ द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%, यानी KE इज 12%, द एक्सपेक्टेड प्राइस वुड बी। बोलो, प्राइस का ही क्वेश्चन है। D1 पहले ही निकाल लिया। KE दिया हुआ है 12%, यानी 0.12, माइनस ग्रोथ रेट है 5%, यानी 0.05। बोलो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 0.12 माइनस 0.05 दैट विल कम टू 0.07, यानी 7%, ठीक है। अब निकालो 2.625 डिवाइडेड बाय 0.07 इक्वल टू, वो आएगा 37.5। अब इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ बच्चों को यहाँ होगा कंफ्यूजन कि ठीक है D0 है, D1 है, हमने गलत इंटरप्रीट कर दिया तो क्या होगा। तो ऑप्शन में वो आंसर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने भी थोड़ी मतलब क्या बोलूं, ह्यूमैनिटी दिखाई है कि अगर कोई बच्चे ने सपोज इसी को D1 मान लिया, ये जो 2.5 आया ना, इसी को अगर किसी बच्चे ने गलती से D1 मान लिया तो जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं दिया है, वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। पहले आप भले वैसे निकाल भी लोगे तो आपको ऑप्शन में आंसर दिखेगा नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ग्रोथ रेट लेना है और वो ऑप्शन में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिना ग्रोथ रेट के लेके देखो क्या गलत आंसर आएगा, वो आपको समझ में आएगा। बोलो न्यूमरेटर सिर्फ क्या हो जाएगा? 2.5, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.07, तो आंसर आता है 35.71, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 35.71 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट लेना ही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, एक और पढ़ लेते हैं, चलो फटाफट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जे लिमिटेड। अब इसमें एक स्टेप और आगे दिया है। अभी तक आपको अर्निंग डायरेक्टली दी थी, अब अर्निंग आपको निकालना है। एक स्टेप और पीछे दिया है, बस एक स्टेप और परफॉर्म करोगे तो आपको सेम डेटा दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। ऑब्वियसली फिर टैक्स रेट उन्होंने दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका निकल जाएगा, मतलब अर्निंग पूरे निकल जाएंगे। फिर रिटेंशन रेशो दिया है, रिटेंशन रेशो 40%। आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिए हैं ताकि आप पर शेयर में कमाई को पर शेयर निकाल पाओ, अर्निंग पर शेयर निकाल पाओ, इसलिए आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स लगेंगे। फिर कैपिटलाइजेशन रेट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। यहां ऑप्टिमम वर्ड यूज नहीं किया है, तो आपको अपनी राय नहीं देनी है, आपको अपनी राय नहीं देनी है कि सर आर इज ग्रेटर देन ये, तो पे आउट इतना होना चाहिए। किसने पूछा आपको? पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, ठीक है। आपको एग्जिस्टिंग डेटा लेके एग्जिस्टिंग पे आउट के हिसाब से क्या प्राइस होगी वो आपको बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या निकलेगा, आपको निकालना है D1, ठीक है। बोलो करंट ईयर की कमाई दी है, अब करंट ईयर की कमाई से जो डिविडेंड निकलेगा वो D1 ही निकलेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बोलो क्या आएगा? पैट इज इक्वल टू PBT माइनस टैक्स, तो 2.5 करोड़ माइनस 40%, तो आएगा 1.5। अब पैट ही क्या है? अर्निंग फॉर इक्विटी। अब यहां आप निकाल लो अर्निंग पर शेयर, तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लैक्स। 50 लैक्स को भी करोड़ में लिखो, 50 लैक्स को भी करोड़ में लिखो, तो कितना आएगा? 0.5, ठीक है। 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो यह आएगा 0.5, ठीक है। मैथमेटिक्स संभाल के,
तो ये डायरेक्ट रुपीज़ में आ जाएगा। बोलो 1.5 डिवाइड बाय 0.5 आएगा 3 रुपीज़। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? 3 रुपीज़। क्लियर है? स्टार्ट करो, बोलो। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 क्या आएगा? बोलो। अर्निंग आया 3 पे पे आउट रेशो दिया नहीं है, तो आपको 1 माइनस रिटेंशन रेशो लेना पड़ेगा। बोलो 1 माइनस रिटेंशन रेशो है 40%। बोलो KE 0.12 माइनस, अब G भी दिया नहीं है तो G भी निकाल लो। G इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो यानी कि B इंटू आर। रिटेंशन है 40% यानी कि 0.4 और रेट ऑफ रिटर्न है 0.15। बोलो 0.4 इंटू 0.15 दैट विल कम टू 0.06 यानी कि 6%। ठीक है, तो यहां मैं लूंगा 0.06। आ रहा है ख्याल में? बोलो। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 0.12 माइनस 0.06, आंसर आएगा 0.06 यानी 6%। न्यूमरेटर आएगा 3 इंटू, बोलो 1 माइनस 0.4 0.6, तो 3 इंटू 0.6 तो ये आएगा 1.8। तो आपका डिविडेंड कितना आएगा? 1.8 डिवाइडेड बाय 0.06 वो आएगा 30 रुपीज। वो आएगा 30 रुपीज। आ रहा है? 30 रुपीज। तो सारा डेटा जो लगता है वो पहले निकाल लो, और फिर आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सारे पास पेपर मैं कवर करवा रहा हूं। काफी बच्चे मुझसे अलग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर पास पेपर करवा दो। ये बाकी क्या करवा रहा हूं, रिपीट मैं क्यों कराऊंगा? CMA में भी मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए सबके पास पेपर मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल तो करवा ही दिए। मेरी ऐसी सोच है कि मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी हेल्प आपको प्रैक्टिकल में है। जितना सपोर्ट की जरूरत है उतना ही देंगे ना, स्पून फीडिंग भी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो A to Z सब एक्सपेक्ट मत करो मेरे से, ठीक है। प्रैक्टिकल में मुझे जेन्युइनली लगता है कि यस टीचर की जरूरत है, उसके बिना चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। और बाकी थ्योरी में कहीं आपको डाउट है तो डाउट सॉल्विंग के लिए तो सर मैं अवेलेबल होता ही हूँ, ऐप पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो पूरा और फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो पास पेपर के मैं ऑलरेडी कवर करवा रहा हूं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी करंट ईयर का अर्निंग दिया है, इससे आप जो डिविडेंड निकालोगे D1 आएगा डायरेक्टली। बोलो, अर्निंग पर शेयर इज 20 रुपीज एंड एग्जिस्टिंग पे आउट इज 25%। एग्जिस्टिंग, अभी करंटली 25% का पे आउट आप देते हो, और अब कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स पे आउट टू 50%, ठीक है। अभी कुछ ऑलरेडी चल रहा है और फिर कंपनी चाह रही है कि अपना पे आउट रेशियो बढ़ाए, तो उनको यह जानना है कि इस पे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उनको पता करना है। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस चेंज ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर द गॉर्डन मॉडल। अब गॉर्डन मॉडल तो कहता है ना कि यस फर्क पड़ता है, डिविडेंड का प्राइस पे फर्क पड़ता है, तो वही पूछा है कि कितना फर्क पड़ता है अगर मैं पे आउट रेशो 25% से बढ़ा के 50 कर दूं तो, ठीक है। इफ द री इन्वेस्टमेंट रेट इज 15%, आर इज इक्वल टू 15%, ठीक है। मतलब दो बार आपको प्राइस निकालनी है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। एक करंट पे आउट रेशो 25% पे आपको निकालना है, और एक डिजायर्ड पे आउट रेशो दैट इज 50% पे आपको निकालना है, और कितने से प्राइस चेंज हो रही है वो आपको बताना है। एक ही चीज दो बार करनी है बस, ठीक है। बोलो, पहला एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग में क्या ध्यान रखना है, बस पे आउट, कि पे आउट रेशो यहां पे कितना होगा, 25%। क्लियर है? बोलो, तो गॉर्डन मॉडल यूज करना है। बोलो, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से P इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। बोलो, D1 कितना आएगा सर, अर्निंग दिया हुआ है, अर्निंग है 20 रुपीज इंटू पे आउट रेशो वो भी दिया ही हुआ है, डायरेक्ट इंटू 25%,
ये आ गया D1। बोलो KE कितना आएगा, पहले ही दिया है 0.12 12%, माइनस G, अब G दिया नहीं है, G निकालो। G का फॉर्मूला क्या है, अब जो हम अलग से निकालते थे फॉर्मूले के अंदर ही निकाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो G का फॉर्मूला क्या था, रिटेंशन रेशो इनटू री इन्वेस्टमेंट रेट जो दिया हुआ है। बोलो 15% है इन्वेस्टमेंट रेट इनटू रिटेंशन रेशो कितना आएगा, आपका पे आउट 25 है तो यही निकाल लो, रिटेंशन कितना आएगा 75%, 100 माइनस 25 75, 75 बोले तो 0.75। बोलो ब्रैकेट एक एक सॉल्व करो। बोलो 20 रुपीज पे 25% का पे आउट है, मतलब 5 रुपीज। 0.12 माइनस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आएगा 0.15 इंटू 0.75, तो वो आएगा 0.1125। अब फिर डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करो। बोलो 0.12 माइनस 0.1125, तो डिनोमिनेटर आएगा 0.0075। निकालो तो ये आएगा 666.67 रुपीज। ठीक है, डेसिमल संभाल के आ रहा है ख्याल में। तो एग्जिस्टिंग पे आउट के हिसाब से मेरा जो अर्निंग है, वो जो मेरा प्राइस है दैट इज 666। अब अगर मैं पे आउट बढ़ा दूं, वो कर दूं मैं 50%, तो इसके वजह से मेरा रिटेंशन कितना होगा, वो भी आ जाएगा सर 50%। 100 माइनस 50%, 50%। बोलो तो कैसे आंसर बदलेगा, बोलो D1 अपॉन KE माइनस G। बोलो D1 बदल जाएगा, अर्निंग है आपकी 20 रुपीज, 20 रुपीज पे अब आप 50% पे आउट दोगे यानी 10 रुपीज, डिवाइडेड बाय KE तो सेम रहेगा 0.12 माइनस G बदल जाएगा क्योंकि रिटेंशन रेशो भी बदल गया। रिटेंशन रेशो बदल गया तो G भी बदलेगा, ऊपर वाला G नहीं लेना है। ठीक है, बोलो तो R यानी 0.15 इंटू, बोलो रिटेंशन रेशो कितना है 0.5, ऊपर ही निकाल लेना। ठीक है, बोलो एक एक स्टेप सॉल्व करो। 20 रुपीज इंटू 50% वो आएगा 10। 0.12 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करो, 0.15 इंटू 0.5 वो आएगा 0.075। बोलो डिनोमिनेटर निकालो, 0.12 माइनस 0.075 दैट विल कम टू 0.045। बोलो 10 डिवाइडेड बाय 0.045 दैट विल कम टू 222.22। ये हो गया न्यू प्राइस। ये चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं है, ये न्यू प्राइस है। अब चेंज आपको निकालना पड़ेगा। बोलो चेंज इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्राइस दैट इज 666 माइनस न्यू प्राइस दैट इज 222, तो डिक्लाइन हो रहा है 444, डिक्लाइन हो रहा है 444। इट विल डिक्रीज बाय 222 बाय, ठीक है, कितने से डिक्रीज होगा, तो 666 से घट के 222 हो गया, मतलब वो डिक्लाइन हो गया 444 से। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो मेरे शीट में नहीं है, मैं भी पढ़ा रहा हूं और बाद में मैं शीट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, आ जाइए। तो पास पेपर का ये क्वेश्चन है 35। ठीक है, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2020 का। ठीक है, दिसंबर 2020 का है 35वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली एमएम अप्रोच पे है, इसलिए मेरे नोट्स में नहीं आ पाया है, एमएम अप्रोच पे है। अब देखो एमएम अप्रोच क्या कहती है। एमएम अप्रोच आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है, वहां पे भी वो लोग क्या कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म में। वहां पे भी वो वही कहते हैं कि इररिलेवेंट है, यहां पे भी वो यही कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी भी इररिलेवेंट है, क्योंकि उनका लॉजिक ही अलग है। उनका लॉजिक ही क्या था, याद आ रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जो भी आप कमा रहे हो उससे वैल्यू निकलती है। आपने उसको कमाने के लिए पैसा कहां से लाया, और जो भी आप कमा रहे हो वो आप कैसे बांट रहे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिटेन करो या आप डिविडेंड बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो आपका ईबीआईटी है, वो कितना है, दैट मैटर्स। ईबीआईटी के बाद जो भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उनका कहना है। वैल्यू ऑफ फर्म में उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, तो इनका एक अलग ही फॉर्मूला है, ध्यान दो। इनका फॉर्मूला क्या है वो समझो।
इस पे अभी तक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था, ये पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान दो। तो फॉर्मूला क्या है पहले समझो कि P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर? ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, याद आ रहा है? चैप्टर 2 में भी मैं आपको बताऊंगा। ये डिस्काउंटिंग का रेट है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसकी? D1 प्लस P1 की। ध्यान दो, D1 प्लस P1 कि ईयर एंड में, इस साल में जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा प्लस ईयर एंड में जो भी आपकी प्राइस एक्सपेक्टेड है, उन दोनों को अगर आप आज की वैल्यू पे लाओगे तो वो होता है P0। ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। आज की वैल्यू क्या है? ईयर एंड में जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा प्लस ईयर एंड में जो भी आपका एक्सपेक्टेड प्राइस है, उन दोनों को मिला के अगर आप आज की वैल्यू पे लाओ, उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, उसको डिस्काउंट करो एक साल से, तो वो आएगा आपका P0। आ रहा है ख्याल में? बस इतना ही MM अप्रोच का फॉर्मूला है, ठीक है। लॉजिक वही रिपीट किया हुआ है कि भाई जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो ऑपरेटिंग इनकम है, उससे डिसाइड होता है कि वैल्यू क्या है, आप उसको बांट कैसे रहे हो, फाइनेंसिंग कैसे ले रहे हो, डिविडेंड कितना बांट रहे हो, ये सब इररिलेवेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे जिसमें आपको ये यूज करना है, ये वाला। अब लिखा ही नहीं है MM अप्रोच पे, लेकिन लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा कि ये MM अप्रोच पे ही है, क्योंकि ये वॉल्टर पे भी नहीं है और ये गॉर्डन पे भी नहीं है, तो MM पे ही है, ठीक है। ध्यान दो, अ कंपनी लिमिटेड, A company limited has 50,000 shares outstanding. Current market price is 50 each. Company expects net profit of 1 lakh. अब इसी से क्या निकलेगा? E निकालते जाओ। 1 लाख मेरी कमाई है, 50,000 मेरे शेयर्स हैं, बोलो कितना अर्निंग पर शेयर आएगा? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज पर शेयर मेरा अर्निंग पर शेयर आएगा। And it belongs to a risk class for which appropriate capitalization rate is 25%, यानी KE दिया है। KE क्या है? 25%। और फिर दिया है कंपनी कंसिडरिंग डिविडेंड, कंसिडरिंग यानी D1 ही है, ऑफ 10 रुपीज पर शेयर फॉर द करंट ईयर, कंसिडरिंग, ठीक है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर? क्या पूछा है वो भी ध्यान दो। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। अब ये लाइन अगर आप भूल गए और आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछते वक्त चालाकी से क्या बोला है? इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। कंफ्यूज करने के लिए कंसिडरिंग वाला अमाउंट दिया हुआ है। अब आप वो बस इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इग्नोर कर दोगे तो आप डिविडेंड तो ले लोगे ना, क्योंकि डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले भी है, फॉर्मूले में भी है। लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा है डिविडेंड इज नॉट पेड, ऐसा सोच के प्राइस निकालो। आ रहा है समझ में? ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर मतलब के ही है यहां पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब यहां पे D1 प्लस P1 था, तो अब D1 तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्या आएगा? P1। मतलब P1 को बस प्रेजेंट वैल्यू पे आप लाओ। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? बोलो, पूछा क्या है? पूछा है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है आपको, डिविडेंड भी दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर ध्यान दो, दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस यानी कि P0। करंट मार्केट प्राइस दैट इज P0 इज 50 रुपीज ईच, ठीक है। यानी P0 दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और P1 पूछा है, तो फॉर्मूले को घुमाना पड़ेगा। घुमा लो, बोलो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ये पूरा ढांचा जो है वो उधर भेजो। बोलो तो क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P0 तो वही था। अब आपको पता है फ्रैक्शन को अगर आप उधर भेजोगे तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उल्टा। तो ये आएगा इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1। अब डिवाइडेड बाय 1 तो कोई काम का है नहीं, तो यानी P0 इंटू 1 प्लस आर। मतलब देखा जाए, अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सेंस में आपको समझाऊं तो पहले यहां पे ये प्रेजेंट वैल्यू था, प्रेजेंट वैल्यू का उल्टा अब क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर करना पड़ेगा, मतलब जो हम फ्यूचर वैल्यू के लिए निकालते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा लेना है। बोलो तो क्या आएगा? P0 है 50 रुपीज, दिया है क्वेश्चन में 50 रुपीज,
इंटू 1 प्लस आर, आर यानी 0.25 दिया हुआ है, बोलो कितना आएगा? 50, ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 1.25, 1 प्लस 0.25 दैट कम्स टू 1.25, 1.25 इंटू 50 तो ये आएगा 62.5, 62.5। ठीक है, यहां हमने डिविडेंड इग्नोर किया है, हाँ, क्योंकि यहां लिखा हुआ है डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, डिविडेंड इज नॉट पेड। अगर आप गलती से डिविडेंड ले लेते तो वो आंसर ऑप्शन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपका आता 52.5। अगर आप डिविडेंड यहां पे गलती से ले लो तो आंसर 52.5 आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक्सीडेंट स्पॉट है, ठीक है, ध्यान दो। तो 62.5 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड हमको नहीं लेना है। क्लियर है, दिया हुआ है। चलिए सर, तो अपना 1 घंटा समाप्त होता है, 1 घंटा समाप्त होता है और हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। काफी डिटेलिंग में मैंने पूरी थ्योरी भी समझा दी है, फॉर्मूले भी समझा दिए हैं, यूज करने के हिसाब से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी करवा दिए और पास क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली अपने हो गए हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इंप्रूव होगा। ठीक है, आई होप सो। तो आज के लिए इतना ही है सर। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, तभी मेरे को इच्छा होगी आगे के पार्ट्स रिकॉर्ड करने की फ्रैंकली। और लाइक कर देना, अपना सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, और आगे के वीडियोस आने वाले हैं, जबरदस्त सीरीज से जुड़े रहिए। आपके मैं सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके मैं कवर अप कर लूंगा। ठीक है, बस घाई मत करो। काफी बच्चे घाई कर रहे हैं, सारी चीजें एक ही दिन में चाहिए, वो नहीं होगा सर। सामने वाले के पास कितना टाइम है ये अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर सब खराब हो जाएगा काम। ठीक है, सामने वाले इंसान के टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये चीजें मैंने प्रॉमिस की नहीं थी, ये सब मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको लूँ और जितना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा हो रहा है, इसीलिए काफी लेट हुआ है। अगर ये पहले से प्लानिंग होती तो मैं कर लेता, और हेल्थ इश्यूज नहीं होते तो ये सब पहले ही हो जाता। पर कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, यही आपको समझना है। जिंदगी में कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो वी कैन मेक बेस्ट ऑफ वॉट एवर इज अवेलेबल। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, कुछ और नया चैप्टर में स्टार्ट करूंगा और आगे के प्रैक्टिकल एमसीक्यू हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा डिविडेंड पॉलिसी का पूरा प्रैक्टिकल एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।